ये जो 8वां टेस्ट हुआ था इंटरेक्टिव टेस्ट सीरीज का, और इसमें जो ऑसिलेशन और वेव का जो टॉपिक आया था उसका ये डिस्कशन है। तो जो पहला क्वेश्चन था y इज इक्वल टू 5 cos 2 pi t प्लस पाई बाई 4, और पूछा गया था कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एट t बराबर 1। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है, तो t इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये बन जाएगा। और cos 2 pi प्लस थीटा की वैल्यू cos थीटा होती है, यानी cos पाई बाई 4। ये आंसर मिल जाएगा आपको। दूसरा क्वेश्चन ये था कि दो इक्वेशन दिया हुआ था डिस्प्लेसमेंट का, हार्मोनिक सिंपल SHM का इक्वेशन दिया हुआ है, ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, और ये दिया था, और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पूछ रहा था। तो फेज डिफरेंस के लिए दोनों पहले सेम फंक्शन में होना चाहिए, तो कॉस को साइन में चेंज करो। तो ये आपको पता होगा कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये मैंने इस कॉस ओमेगा टी को ये लिख सकते हैं। अब दोनों देखो सेम फंक्शन में आ गया, तो इसका फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है और इसका फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 है। दोनों को माइनस कर दिया तो ये फेज डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा था कि एक पार्टिकल है जिसका टाइम पीरियड 6 सेकंड दिया हुआ है, और बोलता है कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम द मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं रेफरेंस सर्किल से ही करता हूँ। तो रेफरेंस सर्किल आप सबको बनाने आता ही होगा, और मान लो ये मीन पोजीशन से a/2 तक गया, और ये मान लो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक तो a/2 तक गया, यानी पोजीशन यहाँ होगी। अब इसको ओरिजिन से मिला के हम देख लेंगे कि ये कितना एंगल घूमा, थीटा, तो एंगल भी थीटा हो गया। तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी 1/2 हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू पाई बाई 6, और थीटा आपको पता है ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 6, तो टी इज इक्वल टू पाई बाई 6 ओमेगा। और चूँकि टाइम पूछ रहा है तो ओमेगा की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टाइम पीरियड, रखने पे ये आ जाएगा, और टाइम पीरियड की जगह 6 रख दिया, आंसर 1/2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा था कि ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन अ पिस्टन विच इज मूविंग वर्टिकली विद SHM ऑफ टाइम पीरियड 1 सेकेंड। तो पूछता है कि एट व्हाट एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन विल द ब्लॉक एंड पिस्टन सेपरेट। देखो ब्लॉक एंड पिस्टन सेपरेट होने का मतलब एन की वैल्यू 0 हो जाए, नॉर्मल फोर्स 0 हो जाए। तो उस केस में mg की वैल्यू जो एक्सेलरेशन होगा, जैसे ma होगा ना, a की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स ही एम्पलीट्यूड है, सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू g बाई ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में सारे डाटा दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया है कि पार्टिकल एक्सिक्यूट्स SHM, और इसका टाइम पीरियड दे रखा है 16 सेकेंड, टाइम पीरियड 16 सेकेंड, यानी ओमेगा की वैल्यू आप 2 पाई बाई टी रख सकते हैं, 2 पाई बाई 16। और बोलता है कि 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो एम्पलीट्यूड पूछा है। तो देखो अगर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम ले लें y बराबर a साइन ओमेगा टी, मान लिया मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा था, तो dy बाई dt करके वेलोसिटी हमको क्या मिलेगी, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बस यहाँ पर वैल्यू रख देनी है, वेलोसिटी की जगह पे 2 दिया हुआ है, a ओमेगा 2 पाई बाई टी, और कितने टाइम पे, t बराबर स्मॉल t बराबर 2 सेकंड। ये रख के आप सॉल्व करिएगा, एम्पलीट्यूड का आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे रखा है और ओमेगा की वैल्यू दे रखा है, और बोलता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पता है कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होता है, जब एम्पलीट्यूड मतलब वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम हो और वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो वैसे आपने सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, एम्पलीट्यूड, तभी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। जो भी डाटा दिए हैं रख के आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एक्सिक्यूटिंग SHM इज 1/3 ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड का कितना परसेंटेज है, बहुत इजी क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप लिखते हैं हाफ mv², और भी आपने पढ़ा होगा, ये होता है ओमेगा √a² माइनस x², तो v² लिख दिया यहाँ पे। और पोटेंशियल एनर्जी आपको बताया गया होगा हाफ kx² होता है, और k की जगह पर m ओमेगा स्क्वायर आप याद कर लें।
और इसको सॉल्व करने के बाद x और एम्पलीट्यूड का ये रिलेशन आएगा, तो एम्पलीट्यूड का कितना परसेंटेज हुआ x, तो ये तरीका होगा निकालने का, x बाई ए इंटू 100। तो x बाई ए जो बचेगा वो कितना बचेगा, √3/2, और आप √3 की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो 87, एग्जैक्ट 87 नहीं आएगा, 86.6 था, सबसे क्लोजेस्ट आंसर 87 ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला था कि जैसे ऐसे दे रखा था और बोला था कि कौन सा SHM है, तो ये आपको पता है ना कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू -x होना चाहिए, तो केवल यही बी ऑप्शन ही है जिसमें ऐसा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट जो है एम्पलीट्यूड का आधा है, तो फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कुछ देर पहले आपको सारा फार्मूला भी बताया गया, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सारा बताया गया। तो इस फार्मूले में वैल्यू रख के और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर y बराबर a/2 रख के, और पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² होता है, तो k की जगह पर m ओमेगा स्क्वायर और x की जगह पर a/2, और दोनों का रेशियो आप निकालेंगे, 3 आंसर आएगा, 3:1। क्वेश्चन नंबर 10 में ये इक्वेशन दिया हुआ है, 2π एक्चुअली बाहर था इक्वेशन के, आप देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से, तो y = a sin 2π ऐसे दिया हुआ था, तो 2π को अंदर ले गए और बोलता है कि जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है वो वेव वेलोसिटी का ट्वाइस होगा, डबल होगा, तो उसके लिए कंडीशन पूछा गया। तो v पार्टिकल जो मैक्सिमम होता है वो a ओमेगा होता है, और वेव की वेलोसिटी क्या होती है, ω/k। तो दिस क्वेश्चन में दिया है कि v मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव, वैल्यू रख दिया और ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। वो मैंने कैपिटल ए लिख दिया है, स्मॉल ए है, तो आपके ऑप्शंस में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे जब आपको पता है ना कि अब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जो अगर x इसको हम एक्सटेंड या कंप्रेस करें तो हाफ kx² एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो SHM में आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के साथ एनालॉजी ले सकते हैं। तो बोलता है कि u, f और x में रिलेशन पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो इसका लगाने का तरीका ये होगा, पोटेंशियल एनर्जी आप लिख दीजिए और फोर्स आपको पता है -du/dx होता है, और u और f दोनों को डिवाइड करके आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में ये रिलेशन दिया हुआ था 6 sin 100t + π/4, और बोलता है कि व्हाट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी चाहिए, और पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होता है, ओमेगा, एम्पलीट्यूड 6 है और ओमेगा की वैल्यू 100 है, लेकिन ये 6 जो है ये सेंटीमीटर में दिया है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो v मैक्सिमम जब a ओमेगा आप रखेंगे तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोला है कि सिंपल पेंडुलम को अगर हम माइन में ले जाए, मतलब अर्थ से नीचे सरफेस से गहराई में ले जाए, तो टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है 2π√L/g, और जब आप माइन में ले जाते हैं तो आपने वेरिएशन इन g पढ़ा होगा कि जब अर्थ के नीचे से गहराई में ले जाते हैं तो g की वैल्यू डिक्रीज होती है ना। फार्मूला क्या होता था गहराई में निकालने का, g-1 - h/r, तो g कम होगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये इस पर बेस्ड है, a बराबर -ω²x का रिलेशन आपने पढ़ा होगा, तो d2x/dt2 क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो 2a बराबर, इसको उधर लेते गए -32x, a बराबर आ गया -16x, इसको कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर कर लेंगे तो ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, टाइम पीरियड मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जब किसी सिंपल पेंडुलम को आप किसी लिक्विड में डुबोते हैं तो जी इफेक्टिव का ये फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। एयर में ये है, वाटर के अंदर ये जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव की वैल्यू ये होती है। सिग्मा जो होता है ये लिक्विड का डेंसिटी होता है, और रो जो होती है ये बॉडी की डेंसिटी होती है। और ये रिलेशन दिया था T1 = √2t, वैल्यू सबकी रख के आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और सिग्मा मतलब जो वाटर है, वाटर का डेंसिटी क्या है, 1 होता है, रख के आपको बॉडी का डेंसिटी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में ये दिया था कि ये क्वेश्चन है कि बॉडी को 2 स्प्रिंग से पैरेलली जोड़ दिया गया है, उससे यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया है बॉडी को, तो इसका टाइम पीरियड, तो यहाँ पर k इफेक्टिव आप निकालेंगे, k इफेक्टिव क्या होगा, k1 + k2, तो टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, 2π√m/k इफेक्टिव, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो होता है
कि पेंडुलम क्लॉक जैसे जो रॉड है उसका, अगर उसका आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है ना, या घटाएंगे, तो उसके टाइम पीरियड में कुछ चेंज आता है, या वो उसका गेन ऑफ टाइम या लॉस ऑफ टाइम होता है। तो ये निकालने का फार्मूला आपने ये पढ़ा होगा, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। और लॉस इन टाइम जो होता है, अगर पूरे दिन के लिए पूछता है तो एक दिन में 86,400 सेकेंड होता है, तो लॉस इन टाइम हाफ अल्फा टी इंटू 86,400, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इसमें ये बोला गया कि एक मासलेस रॉड है और उससे एक पॉइंट मास एम को सस्पेंड कर दिया गया है। तो देखो, जब इसमें इसके वेट की वजह से इसमें रॉड में कुछ खिंचाव आएगा तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, जो उसको इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से कि इसको वापस ले जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो आपने यंग मॉडुलस का फार्मूला पढ़ा है, तो यंग मॉडुलस आप लिखते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है एक्स अपॉन एल, तो ये वाई आपको मिलता है, ये फार्मूला। और एफ जो है ये रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है, तो एफ बराबर इतना लिख देते हैं माइनस वाई ए बाई एल इंटू एक्स, चूँकि रीस्टोरिंग फोर्स इसलिए माइनस लगा दिया। अब इसको आप देखिए, एफ बराबर माइनस के एस के फॉर्म में आ गया, तो के की जगह पर कितना दिखा, वाई ए बाई एल, तो के की वैल्यू वाई ए बाई एल आ गई। तो यहाँ से टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के रख के आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आंसर में शायद फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो टाइम पीरियड निकाल लेंगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 19 जो था, ये सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें डैम्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो ये जनरल इक्वेशन होता है, ये क्या होता है, इसका जनरल इक्वेशन होता है। और आप कंपैरिजन करते हैं तो ये फार्मूला आता है, ओमेगा डैश इज इक्वल टू, मतलब ओमेगा डैम्ड इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम माइनस बी बाई 2m होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा कह सकते हैं कि लेंदी क्वेश्चन था ये, और आपके एनसीईआरटी में पीछे जो पहली वाली बुक है एनसीईआरटी की 11th की, तो उसमें कॉस थीटा का एक्सपेंशन दिया हुआ है, साइन थीटा का एक्सपेंशन दिया है। मैंने जब पढ़ाता था क्लास में तो बहुत बच्चों को बोलता भी था कि आप उस सब याद करिएगा, तो उसी का देखो यूज़ हुआ है यहाँ पे। इसमें ये बोला कि पेंडुलम है, यहाँ से इसको रिलीज कर रहे हैं, तो जब ये मैक्सिमम टेंशन पूछ रहा है तो मैक्सिमम टेंशन हमेशा लोवेस्ट पॉइंट पे होगा। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ छोड़ते हैं तो हाइट कितनी होती है, आपने पढ़ा है एल माइनस एल कॉस थीटा। और यहाँ से जब ये नीचे आएगा तो एच हाइट गिरने के बाद वेलोसिटी √2gh हो जाती है। तो यहाँ पे आप एबीडी बनाएंगे तो टेंशन ये नीचे इधर लग रहा है, mg लग रहा है, और ये चूँकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो एक्सेलरेशन हमेशा इस तरफ होता है, सेंटर की तरफ। तो न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ का फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होता है। तो टी की वैल्यू आ गई mg प्लस mv स्क्वायर बाई एल। अब बस बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो रखते जाइए आप, ठीक है। एच की जगह पर ये रख दिया, एल एल कैंसिल हो गया, ये आ गया। और कॉस थीटा का एक्सप्रेशन लिख दीजिए। तो कॉस थीटा का जो एक्सप्रेशन होता है आपको मिलेगा उसमें 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फिर प्लस थीटा टू द पावर 4 भाई, इस तरह से फार्मूला मिलता है। लेकिन उतने लंबे टर्म थीटा टू द पावर 4, थीटा टू द पावर 6 वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल होता है, तो केवल यहीं तक लिखना है। तो कॉस थीटा की जगह आपने ये लिख दिया, ठीक है। सोल्यूशन आप देख लीजिए। और फैक्टोरियल 2 मतलब 2 ही इसका वैल्यू होगा, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, है ना। फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 2 होता है, और आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में ये बोलता है कि एक पेंडुलम है और इसको थीटा डिस्प्लेस करके यहाँ पे ले जाया गया। तो पूछता है कि जब स्ट्रिंग थीटा एंगल बनाता है वर्टिकल से तो इसका रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा। तो यहाँ पर आप BD अगर ड्रॉ करें तो टेंशन लग रहा है, ये mg लग रहा है, ये mg कॉस थीटा, mg साइन थीटा। अब ये देखेंगे कि कौन सा फोर्स, जैसे ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, तो कौन सा फोर्स इसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाएगा। तो ओरिजिनल पोजीशन पे लाने वाला फोर्स कौन सा है, mg साइन थीटा, यानी यही फोर्स जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा, इसलिए आगे माइनस लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में ये बोला गया है कि टाइम पीरियड जो है 8 सेकंड दिया गया है। तो रेफरेंस सर्किल में टाइम पीरियड 8 सेकंड दिया गया, यानी ये मीन पोजीशन से यहाँ गया 2 सेकंड में, वापस आएगा 2 सेकंड में, 2 सेकंड फिर यहाँ, फिर 2 सेकंड में यहाँ वापस आएगा।
तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले सेकंड और दूसरे सेकंड में जो चला, फर्स्ट सेकंड में जितना चला और दूसरे सेकंड में जितना चला, उन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो पहले सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गया, तो पहले सेकंड का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड लगा, तो पहले सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस फार्मूले को यूज़ करके लगाएंगे। y1 बराबर a साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 2π/8 और इंटू टाइम कितना रखेंगे 1। तो पहले सेकंड में जो चला ये कितना चला, a/√2। बस सिंपल ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखेंगे, ओमेगा की वैल्यू 2π/8 इंटू 1 टाइम की वैल्यू। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड लगा, और ये पहले 1 सेकंड में y1 चला, तो इसमें कितना चलेगा, तो 2 सेकंड में निकालने की ज़रूरत नहीं है। 2 सेकंड में कितना चला a, और पहले सेकंड में कितना चला y1, तो दूसरे सेकंड में कितना चला a माइनस y1 निकाल लिया, और फिर दोनों का रेशियो ले लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसमें ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक, ये ग्राफ दिया हुआ है, और इसमें वैसे सारे ऑप्शन सही थे। तो जैसे इसमें पहला ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि क्या 3t/4 पर 4 0 है। तो 3t/4 पर 4 0 इसलिए है क्योंकि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन का तो -ω² होता है, तो y 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, 4 0 है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ पर होता है, जहाँ पर वेलोसिटी 0 होती है। वेलोसिटी 0 कहाँ होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब जब एक, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है एक पूरा ये कॉस का साइकिल है, तो देखो यहाँ पर वैसे भी देख सकते हो कि t टाइम पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि y जो है वो मैक्सिमम है। एक्सेलरेशन होता है -ω²y, ठीक है ना, तो y मैक्सिमम है, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या है, मैक्सिमम है। तो दोनों ऑप्शन सही है। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, जहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होता है। तो एक्सेलरेशन इसमें दिया है कि वेलोसिटी मैक्सिमम एस t/4, तो यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन 0 है, तो तीनों शुरू के जो स्टेटमेंट थे वो मैच कर रहे हैं, यानी 23 का चारों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में जो सवाल दिया हुआ है ये मैं रेफरेंस सर्किल से ही करवाऊंगा। ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम अटैच टू अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर इज लाइंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। तो ब्लॉक को आपने स्प्रिंग से 10 सेंटीमीटर क्या किया है, कंप्रेस किया है। तो बोलता है, और दीवार जो है, अब जैसे ऐसे समझो तुम कि जितना कंप्रेस करते हैं वो मान लेते हैं कि ये मीन पोजीशन है, और जितना कंप्रेस करते हैं ये 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको पूरा मैं ए मान लेता हूँ, वही एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है ना इसको। और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे वॉल है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, t/4, और ये हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी 0 से a/2 तक जाने का, जो मैं तो एंगल के हिसाब से करवाऊंगा कि 0 से a/2 तक जाने में वो एंगल चलेगा 30 डिग्री। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे बात करके समझ सकते हैं इसको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पूरा होता है और यहाँ पे सिर्फ मुझे आपको सोल्यूशन बताना है, तो पूरा प्रोसीजर तो नहीं सिखा पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप मैक्सिमम चीज़ें सीख लें। 0 से a/2 तक जाने में कितना चलेगा, 30 डिग्री, यानी π/6। टाइम के लिए ओमेगा से डिवाइड कर देते हैं, और ओमेगा की जगह पे 2π/t रख देंगे, तो ये कितना चलेगा, t/12। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम देखो, यहाँ से यहाँ तक गया t/4, तो t/4 प्लस t/12 कितना चला, t/3। और यहाँ से टकरा के, चूंकि इलास्टिक कोलिजन है, फिर यहाँ तक वापस आएंगे तब ना टाइम पीरियड मिलेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2t/3, ठीक है। और टाइम 2/3, और टाइम की जगह पर क्या लिख देंगे, 2π√m/k। आप वैल्यू रख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, रेफरेंस सर्किल से क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजिली सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में ये इक्वेशन दिया है और वेलोसिटी ऑफ वेव पूछता है, ω/k होता है, ओमेगा का मतलब t का कोफिशिएंट और k का मतलब x का कोफिशिएंट, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में ये बोला है कि ट्रैवलिंग वेव जो है इसमें कौन सी है और जो y एक्सिस के अलॉन्ग मूव करे। तो जैसे पहले आप पढ़ते थे ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन
y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो अगर यहाँ पर x है तो यानी ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, माइनस था तो मतलब प्लस x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन अगर y डायरेक्शन में मूव कराना हो तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। तो इक्वेशन तुम्हारी बननी चाहिए के वाई माइनस ओमेगा टी टाइप का या के वाई प्लस ओमेगा टी टाइप का। लेकिन क्वेश्चन में प्लस वाई दिया है तो यहाँ पे माइनस आएगा। और जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल होता है वो तो ये वाला दिखाता है। तो चूंकि ये ट्रैवलिंग वेव है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट वाई के परपेंडिकुलर हो सकता है, यानी जेड हो सकता है या फिर एक्स हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ से ऑप्शन ढूंढिए। अभी तो देखो ये वाला तो पहला वाला तो होगा नहीं, ये तो स्टैंडिंग वेव है, ये भी स्टैंडिंग वेव है, तो ये ऑप्शन सही है। देखो ये वाई में जा रहा है, के वाई माइनस, ये मैंने करेक्शन कराया था, ये के वाई था, तीसरा ऑप्शन सही था, ये के वाई था, तो के वाई माइनस ओमेगा टी। और वाई है तो यहाँ पर एक्स या जेड होना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, जेड भी होता तो भी सही होता। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ये वाई इक्वेशन दे रखा है और बोलता है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स हैविंग फेज डिफरेंस पाई बाई 3। तो डेल्टा फाई बराबर क्या होता है फार्मूला, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। फेज डिफरेंस दे रखा है तो दोनों के बीच की दूरी आ गई। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला था कि साइन वेव दिया हुआ था और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स विच ऑलवेज हैव सेम स्पीड। तो मिनिमम डिस्टेंस जैसे ये इसका और इसका देखो 0 स्पीड है ना, तो दोनों के बीच की मिनिमम दूरी कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई 2। क्वेश्चन नंबर 29 में ये पॉइंट ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, दो कार्क है, तो बोलता है कि दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो ध्यान से देखें, ये पूरा एक वेव कंप्लीट हो रहा है, यानी ये 2 पाई, दूसरा वेव 2 पाई, तीसरा वेव 2 पाई, ये पाई यानी 7 पाई आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में ये दिया था कि एक मेटेलिक रॉड है जिसका लेंथ 1 मीटर है, उसका मास डेंसिटी दिया हुआ था 10 इंटू 10⁻³ ठीक है ना, केजी, और टेंशन दिया था 100 न्यूटन। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, √T/μ वैल्यू रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें दो स्ट्रिंग्स ऑफ कॉपर, 2 strings of copper are stressed to the same tension, टेंशन सेम है, their cross section area in the ratio 1:4 है, and the respective wave velocities will be। ठीक है ना, तो फार्मूला ये यूज करते हैं, v बराबर T √T/A इंटू रो डेंसिटी होती है, वैल्यू आप रख लीजिए। जैसे पहले रेशियो एरिया का दिया था 1:4, तो T और रो तो सेम होगा क्योंकि दोनों कॉपर का है, एरिया एक का A एक का 4 है, दोनों का रेशियो आपको ये मिल जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे अगर, तो जैसे जब स्ट्रिंग का मास कंसिडरेबल होता है तो वहाँ पर टेंशन हर पॉइंट पर वैरी करता है, आपने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा होगा ये। तो x डिस्टेंस पर जो वेलोसिटी लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, √xg लिखते हैं। ठीक है ना, और आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ में कि अगर स्ट्रिंग का मास m हो, लेंथ l हो, तो लीनियर मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, और x दूरी पर टेंशन क्या होता है, लैम्डा xg, और v बराबर √T/λ फार्मूला होता है, T/μ, वही जो म्यू था वही लैम्डा यहाँ पर है, तो ये फार्मूला बनता है। T की वैल्यू लैम्डा xg रख के ये फार्मूला आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 33, I1/I2 दिया था 4/1 और बोलता है कि डिफरेंस ऑफ लाउडनेस इन डेसिबल्स बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज व्हेन दे इंटरफेयर इन स्पेसेस। ठीक है, तो I1/I2 ये आपको दिया हुआ है, तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा। तो I मैक्सिमम निकालने का ये फार्मूला √I1 + √I2 होल स्क्वायर, और I मिनिमम निकालने का ये फार्मूला। बाकी आप सोल्यूशन देखिए। ठीक है, तो इन जो साउंड डेसिबल लाउडनेस निकालने का फार्मूला है वो बीटा = 10 log base 10 I/I0 होता है। तो बीटा मैक्स बाई बीटा मीन आपने निकालेंगे, और दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो बीटा मैक्स बाई बीटा मीन जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा I max बाई I मीन, इस तरह से बन जाएगा। लॉग आपको यूज़ करने आता होगा। और I max बाई I मीन जब आप निकालेंगे, I max का फार्मूला और I मीन का फार्मूला आपको दे दिया था ना, तो I max बाई I मीन ये आ जाएगा, और ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 को 3 स्क्वायर लिख देना,
2 पावर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 log 3 बेस 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में ये दिया हुआ था कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये तो जो साउंड की प्रॉपर्टी होती है कि ह्यूमिडिटी के साथ इंक्रीज करता है, तो इसमें कोई बताने का मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 जो था ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कोई पॉइंट सोर्स दिया हुआ है, स्टेशनरी है पॉइंट सोर्स, और P पॉइंट है यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर और Q पॉइंट जो है वो 9 मीटर की दूरी पे है। तो बोलता है कि रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड A1 और यहाँ पर एम्पलीट्यूड A2 है, तो A1/A2 पूछ रहा है, तो ये हम रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है ना, I इज़ प्रोपोर्शनल टू पॉइंट सोर्स के लिए ये फार्मूला होता है, तो I1/I2 क्या हो जाएगा, R2² और I1 इज़ प्रोपोर्शनल टू A1², I2 इज़ प्रोपोर्शनल टू A2², तो ये रिलेशन से हम एम्पलीट्यूड का रेशियो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये बीट्स पर बेस्ड है, बीट्स आपने पढ़ा होगा और बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये। इसमें एक फ्रीक्वेंसी सोर्स दिया हुआ है, 258 फ्रीक्वेंसी है, इसका B का 262 है, और एक अननोन है जिसका मान लो ये C है, C अननोन फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फॉर्क है और उसकी फ्रीक्वेंसी N है। तो बोलता है कि क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको तो बोलता है कि व्हेन द सेम नोट इज साउंडेड विद B द बीट फ्रीक्वेंसी गेट्स डबल्ड, मतलब जब इसको A के साथ मैचिंग कराई गई तो बीट इतना आया, बीट फ्रीक्वेंसी इतनी आई, जब B के साथ कराया गया तो इतना आया, तो जो B के साथ आ रहा है वो A वाले का डबल है, यानी ये रिलेशन आएगा N-262 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, तो सॉल्व करने पर N की वैल्यू 254। क्वेश्चन नंबर 37 ऐसा क्वेश्चन आप पूछा भी जा चुका है और इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है ये। 37 में ये दिया हुआ है कि एक क्लोज पाइप है जिसकी लेंथ 85 सेंटीमीटर है, स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है 340 मीटर पर सेकंड, तो बोलता है कि कितनी फ्रीक्वेंसीज होंगी जो 1250 हर्ट्ज के नीचे मिलेंगी। तो पहले ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका ये है कि पहले आप इसका फंडामेंटल लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी क्लोज ऑर्गन पाइप का V/4L होता है, ओपन का V/2L होता है, तो V/4L वैल्यू रख के सॉल्व किया, 100 हर्ट्ज आ गया। और आपको पता है कि क्लोज ऑर्गन पाइप में केवल ऑड हार्मोनिक्स मिलता है, तो पहली फ्रीक्वेंसी 100 होगी, 300, 513,579 का रेशियो होगा, लेकिन हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए 1250 से नीचे का, तो 1250 के नीचे ये इतनी फ्रीक्वेंसी, 6 फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 38 जो है इसमें ये दिया है कि लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज 33.3 एंड देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5th ओवर टोन, तो 5th ओवर टोन का मतलब 6 लूप बनता है, ठीक है ना। अच्छा, 5th ओवर टोन का मतलब 6th हार्मोनिक है वो, तो 6 ऐसे बनेगा, और ये एक लूप की लेंथ क्या होती है, λ/2, तो λ/2 और ऐसे 6 लूप हैं, तो टोटल लेंथ 6 λ/2, लेंथ दिया है 33.3, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, V दिया था तो N बराबर V/λ। ये सॉल्व करेंगे, 300 हर्ट्ज है, ध्यान रखेंगे ये लेंथ सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में ये दिया है कि एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है और सोर्स जो है वो V1 स्पीड से मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और सोर्स की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वो f0 है, और जब ये दूर जा रहा है तो इसको f' मिल रहा है, f' ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मिल रही है, ठीक है। और जब वो नज़दीक आ रहा है, मतलब अप्रोच कर रहा है, ऑब्जर्वर को क्या कर रहा है वो, जब अप्रोच कर रहा है तब उसको फ्रीक्वेंसी 1.2f मिलती है। तो ये फार्मूला आप डॉप्लर्स आता ही होगा आपको फार्मूला यूज़ करने, ये फार्मूला आप लगा लेंगे। ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो ऑब्जर्वर का आप स्पीड 0 ले लेंगे, और फिर इन दोनों को डिवाइड करके आपको जो स्पीड ऑफ सोर्स है वो मिल जाएगा V/11, और इस V1 की वैल्यू किसी में भी रख दो, इसमें या इसमें कहीं भी रख लोगे, आपको ये आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में जैसे अब तक जो डॉपलर इफेक्ट का सवाल हम कर रहे थे इसके पहले वाला, उसमें क्या था कि लाइन ऑफ मोशन सेम था, यहाँ पर लाइन जो है वो अलग अलग है। जैसे सोर्स का देखो, सोर्स इधर मूव कर रहा है, ट्रेन है इधर मूव कर रहा है, और ऑब्जर्वर यहाँ पे, दोनों का लाइन अलग अलग है। तो तरीका ये होता है कि सोर्स को ऑब्जर्वर से मिला के, ये ऑब्जर्वर है, सोर्स को ऑब्जर्वर से मिला के उसी के अलॉन्ग वेलोसिटी ली जाती है। तो ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है तो कोई मतलब नहीं है उसका, और ये कोई क्रॉसिंग है, यहाँ से ऑब्जर्वर 600 मीटर की दूरी पर है, ट्रेन यहाँ इतनी दूरी पर है, ट्रेन का वेलोसिटी दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 800 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ये ऑब्जर्वर कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, तो ये फार्मूला लग जाएगा। अब देखो ये जो सोर्स की वेलोसिटी है Vs,
इसका कंपोनेंट मैंने बोला ना कि ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, तो दोनों को मिला देते हैं और इसी के अलॉन्ग वेलोसिटी लेते हैं। तो ये सोर्स की वेलोसिटी इस तरफ क्या होगी, वी एस कॉस थीटा, वो लिख दिया। और चूंकि सोर्स अप्रोच कर रहा है, फार्मूला आपको पता ही है डॉपलर्स इफेक्ट का, सॉल्व करके आंसर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, बस कैलकुलेशन हो सकता है, इसमें है बहुत इजी क्वेश्चन। इसमें दो स्ट्रिंग्स का लेंथ दिया हुआ है 51.6, 49.1। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, दोनों की अलग अलग आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। टेंशन दोनों में 20 दिया है, मास पर यूनिट लेंथ 1 ग्राम पर मीटर दिया है। यूनिट्स का ध्यान रखते हुए आपने N1 लिख लिया। सॉल्व करेंगे तो 137 हर्ट्ज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में लिख रहा हूँ, और N2 जो है 144 हर्ट्ज। ये भी सेम फार्मूला लगेगा 1/2L T/μ √T/μ, दोनों का डिफरेंस 7 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 42 अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, कई दो बार लगभग ये PMT में पूछा भी जा चुका है। रस्सी का मास 15 kg और जो बॉडी नीचे लटका रखा है ये 5 kg का है, और रस्सी का लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। बोलता है कि इस पॉइंट पे वेवलेंथ दे दिया है 0.08, तो यहाँ पर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर जो है रस्सी का मास कंसिडरेबल है, तो टेंशन पॉइंट पे वेरी करेगा। तो एकदम अपने बेसिक मेथड से चलते हैं कि जैसे वेलोसिटी निकालते हैं, तो वेलोसिटी निकालने का ये तरीका होता है, v बराबर √T/μ। तो म्यू तो भाई कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों पॉइंट पे टेंशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर टेंशन निकालते हैं, तो टेंशन निकालने का तरीका क्या होता है कि उसके नीचे का टोटल मास लेके जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस पॉइंट के नीचे का टोटल मास कितना है, 5 kg, T1 आ गया। यहाँ पर T2 कितना आएगा, 20 g, ठीक। तो यहाँ पर स्पीड क्या लिखोगे, √T/μ, तो T/μ ये फार्मूला। V2 यहाँ पर √T/μ, दोनों का रेशियो ये आ गया। और भी, और चूंकि फ्रीक्वेंसी तो भाई सेम रहेगी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो v बराबर n लैम्डा, तो यहाँ पर λ1 यहाँ पे λ2, ये रिलेशन आ गया। आगे आप देख रहे हैं सोल्यूशन, बहुत इजी है समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, अ पर्सन इज टॉकिंग इन अ स्मॉल रूम एंड द साउंड इंटेंसिटी लेवल इज 60 डेसिबल। जब आदमी अकेले है, सिंगल पर्सन की इंटेंसिटी आई दिया हुआ है, तो उसका लेवल आप क्या लिखेंगे, 10 log base 10 I/I0, ये वैल्यू 60 हो गई। तो β2, जब 8 लोग उसी में हैं, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 8I, सीधे जुड़ जाएगा ना I1 + I2 + I3, क्योंकि ये इनकोहेरेंट सोर्स मान लेंगे, है ना। तो β2 बराबर 10 log base 10 10 I/I0। β2 की वैल्यू पूछ रहा है, β1 60 दिया है, तो दोनों को घटा दो, β2 - β1। अभी आपको इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन करवाया था, तो β2 - β1 क्या हो जाएगा, 10 log base 10 8I/I, ये हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन लॉग का है, लॉग समझना है आपको। log 2 base 10 की वैल्यू इतनी होती है 0.3010, β2 - β1 9 हो गया, तो β2 - β1 9, तो β2 की वैल्यू इतना आ गया 69 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 44 में ये बोला है कि आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स है और आदमी वहाँ से d डिस्टेंस पे खड़ा है, और फिर वो तब वहाँ पर इंटेंसिटी I1 है, और जब ये 50 मीटर टुवर्ड्स द सोर्स आता है तो इंटेंसिटी डबल हो जाती है, यानी I2 की वैल्यू 2I1 के बराबर हो गई। और आपको ये पता ही है कि I इज़ प्रोपोर्शनल to 1/r², तो I2/I1 क्या हो जाएगा, R1² तो I2/I1 की वैल्यू 2 है, और R1 की वैल्यू क्या थी, D, R2 कितना हो गया, सोर्स से दूरी D - 50। सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये 45, बहुत ईजी। लैम्डा दे रखा था, लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, और y ये इक्वेशन दे रखा था, और पूछा था कि टेंशन बताओ। तो v = √T/λ फार्मूला होता है, v बराबर ω/k, ओमेगा की वैल्यू 60, k की वैल्यू 1.5। सॉल्व कर लेंगे आप, स्क्वायर कर दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।